जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मेटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सेकेंड लेक्चर में हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि ऑफलाइन जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी चल रहा था। तो आज से आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखिए, ये वो बच्चे हैं जिनका भी सीडीएस में रिटर्न क्लियर हुआ है, अभी ये रिसेंटली एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें एनडीए की, तो ये वो बच्चे हैं जिनका एनडीए में इसी साल जो अभी एग्जाम हुई थी आपकी रिटर्न क्लियर हुआ है और ये रिसेंटली अभी एसएसबी में बैठे हैं। और अगर ऐसे बच्चे जो आपके कांटेक्ट में हो या आपके छोटे भाई बहन जो एनडीए सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 15 मई से एनडीए का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और सीडीएस की अगर हम बात करें तो सीडीएस का एक न्यू बैच है 20 मई से, ठीक है भाई। चलिए, तो एनडीए सीडीएस का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है मेटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर मेटर क्या होता है। तो आप सभी को डेफिनेशन तो लगभग पता ही होगी, पर एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। देखिए, हमारे आसपास आप जो भी देखते हो वो मेटर ही है। जैसे बाइक हुआ, कार हुआ, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, ये सारी चीज क्या है भाई, मेटर है। डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस। अगर किसी के पास मास है या कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मेटर। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर। फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, कार, बाइक एटसेट्रा। पर अब ध्यान सुनना, अगर हम बात करें फीलिंग्स की, किसकी बात करें भाई, फीलिंग्स की, तो जो फीलिंग्स है वो मेटर में काउंट नहीं होगा क्योंकि फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे प्यार हुआ, ठीक है, प्यार की अगर हम बात करें तो जो प्यार है वो मेटर नहीं होगा। तो याद रखना, फीलिंग, इमोशन, लव, ये प्यार में नहीं आएगा। क्लियर है भाई मेटर की कहानी। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर है हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको मेटर की 4 बातें पता होनी चाहिए। मेटर की जो 4 बातें किताबों में लिखी है और बहुत मजेदार बातें, देखो क्या बातें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। बात नंबर 1, मेटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। हर एक बात का मैं प्रूफ दूंगा, पहले 4 बातें ध्यान से सुन लो। मेटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2, मेटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच गैप्स है, उनके बीच क्या है भाई, गैप्स है। बात नंबर 2 क्लियर है। बात नंबर 3, मेटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में। सर क्या बोल रहे हो सर, वापस से। मेटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में। हर एक बात का प्रूफ दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। बात नंबर 4, मेटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। मेटर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। चारों बातें क्लियर है क्या। चलो अब एक एक बात के अपन प्रूफ पे चलते कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो। तो बात नंबर 1 क्या थी भाई, हाँ बात नंबर 1 ये थी कि जो मेटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। द पार्टिकल्स ऑफ मेटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब मेटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है। अब ध्यान सुनना, इस बात का प्रूफ क्या, ये पता कैसे चला होगा। देखो हमने क्या करा भाई, ये बीकर है, ठीक है, पिक्चर क्लियर दिख रही है ना। ये बीकर है, इसमें हमने लिया 100 ml वाटर। क्या लिया भाई, 100 ml वाटर। अब हमने क्या करा, इसमें 1 चम्मच KMnO4 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भाई, 1 चम्मच KMnO4। तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक हो गया। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया बेटा, पिंक। अब हमने क्या करा, इससे 10 ml मेजर करा। कितना मेजर करा, 10 ml इस सॉल्यूशन में से, ठीक है। इसमें से हमने 10 ml मेजर करा और इसको हमने 90 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया। 90 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 100 ml। अब हमने क्या करा, इसमें से 10 ml मेजर करा और उसको 90 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया। तो अभी भी देखो कलर जो है वो पिंक ही है, जो ब्राइटनेस है वो कम होती जा रही है। यहां पे डार्क पिंक है, यहां पे थोड़ा कम लाइट पिंक हो रहा है, फिर और लाइट पिंक हो रहा है। अब हमने क्या करा, इसमें से 10 ml मेजर करा, ठीक है, और उसको 90 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया तो 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो पिंक कलर की डार्कनेस है धीरे धीरे वो देखो कम होती जा रही है। यहां पिंक कलर ज्यादा डार्क है, ठीक है, और यहां पे पिंक कलर की जो डार्कनेस है वो कम होती जा रही, खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि KMnO4 के कुछ क्रिस्टल, ध्यान सुनना, KMnO4 के कुछ क्रिस्टल वाटर के लार्ज वॉल्यूम को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो
KMnO4 के कुछ क्रिस्टल वाटर के लार्ज वॉल्यूम को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। और कंक्लूजन में यह बोला गया कि KMnO4 के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं। KMnO4 के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, इसलिए हो रहा है अल्ट्रा डाइल्यूशन करने पे भी जो कलर है वो अभी भी पिंक ही दिखेगा आपको। ठीक, तो ये प्रूफ किसका था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, या जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर भाई, बड़े आगे चलिए। बात नंबर 2 पे चलते हैं। बात नंबर 2 क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच गैप्स होता है या स्पेस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। देखो, ये बीकर है आपका, इसमें आपने वाटर लिया और इसमें आपने ऐड करा सॉल्ट। क्या ऐड करा भाई? सॉल्ट। जब इसमें आपने सॉल्ट ऐड करा, ठीक है, तो कुछ समय बाद आपने ये पाया कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरा भाई क्योंकि वाटर जो है, ठीक है, वो मैटर से ही मिलकर बना है और उनके बीच गैप्स था। उनके बीच क्या था भाई? गैप्स। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच गैप्स था। उन गैप्स में जाके कौन बैठ गया? NaCl बैठ गया। उन गैप्स में जाके कौन बैठ गया? NaCl बैठ गया। अगर उन गैप्स में जाके NaCl बैठ गया मतलब NaCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो सर अगर हम वाटर में सैंड को ऐड करते हैं या फिर सॉइल को ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व तो नहीं होते। तो मेरे भाई उनका पार्टिकल का जो साइज जो बड़ा होता है और उनके पार्टिकल का अगर साइज बड़ा है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो यहां से ये पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच गैप्स होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच गैप्स होता है और अगर उस गैप्स में जाके, उन स्पेस में जाके किसी को बैठना है तो उसका साइज जो है, जो बैठने जा रहा है उसमें, उसका साइज जो उन गैप से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक, क्लियर? बढ़े आगे चलिए। बात नंबर 3 क्या थी भाई? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब इसका प्रूफ कैसे मिला लोगों को, साइंटिस्टों को? ध्यान सुनना। देखो, बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है। देखो ये सेटअप है आपके सामने, ध्यान सुनना। देखो ये 2 ग्लास जार है। इस ग्लास जार में हमने लिया है ब्रोमीन वेपर। क्या लिया भाई? ब्रोमीन वेपर। और ब्रोमीन वेपर जो है ये होता है आपका रेड ब्राउन कलर का। कैसा होता है भाई? रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, और इस ग्लास जार में हमने लिया एयर। और एयर कैसा है भाई? कलरलेस। कलरलेस, ये चीज क्लियर? तो इस ग्लास जार का जो कलर है वो आपको रेड ब्राउन ऑब्जर्व होगा और इस ग्लास जार का जो कलर है वो आपको कैसे दिखेगा भाई? कलरलेस। यहां पे आपको कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। पर ध्यान सुनना, ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक, कुछ समय बाद आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो ऊपर वाला ग्लास जार है इसका कलर आपको रेड ब्राउन दिख रहा था। सर ये कैसे हो गया? ऊपर वाले ग्लास जार का कलर जो है वो तो कुछ था ही नहीं। कुछ समय बाद जो है ऊपर वाले ग्लास जार का जो कलर है वो आपको कैसे दिख रहा है? रेड ब्राउन। सर ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्रोमीन के वेपर जो है वो एयर में जाके मिल गए होंगे। जब ब्रोमीन के वेपर एयर में जाके मिले होंगे और अगर ब्रोमीन के वेपर एयर में जाके मिले होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कलर है, इसका भी कलर कैसा हो जाएगा भाई? रेड ब्राउन। अब ध्यान सुनना, जब 2 चीजें अपने आप मिलती है, जैसे ब्रोमीन के वेपर किस में जाके मिल गए? एयर में। तो जब 2 चीजें अपने आप मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ 2 थिंग विद देयर ओन। अगर 2 चीजें अपने आप मिल रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां पे क्या हुआ कि ब्रोमीन के जो वेपर है वो किस में डिफ्यूज हो गए भाई? एयर में। इसलिए इस ग्लास जार का जो कलर है वो कैसा दिख रहा है आपको? रेड ब्राउन। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? पक्का? अब देखो, अगर हम बात करें एयर की, ठीक है, एयर और ब्रोमीन वेपर की, तो ब्रोमीन वेपर जो है एयर के कंपैरिजन में हेवी होते हैं। क्या बोल दिया सर आपने? ये मैंने ये बोला कि जो ब्रोमीन वेपर है वो एयर के कंपैरिजन में हेवी होते हैं। अच्छा, एयर के जो पार्टिकल है वो नीचे डिफ्यूज होंगे, ठीक है, और ब्रोमीन वेपर जो है वो ऊपर डिफ्यूज होंगे। तभी तो भैया कलर कैसा हुआ? रेड ब्राउन। एयर के जो पार्टिकल है वो नीचे डिफ्यूज होंगे और ब्रोमीन के जो वेपर है वो ऊपर डिफ्यूज होंगे। तब ध्यान सुनना, आपने ग्रेविटी नाम की चीज पढ़ी होगी। आपने क्या पढ़ा होगा भाई? ग्रेविटी नाम की चीज। तो एयर के जो पार्टिकल है वो तो नीचे डिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उन पर ग्रेविटी काम कर रही होगी, ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। पर सर ब्रोमीन वेपर जो है वो ऊपर कैसे डिफ्यूज हो रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी। इन पे भी तो ग्रेविटी काम कर रही होगी, तो ब्रोमीन के वेपर भी नीचे डिफ्यूज होने चाहिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर एयर के जो पार्टिकल हैं वो नीचे डिफ्यूज होंगे क्योंकि उन पे ग्रेविटी लगेगी। ब्रोमीन के जो वेपर है
वो भी नीचे नीचे डिफ्यूज होने चाहिए कि उन पे भी क्या लगे ग्रेविटी, पर ब्रोमीन के वेपर ऊपर डिफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई, ध्यान सुनना, क्योंकि ब्रोमीन वेपर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? ब्रोमीन के वेपर की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो अगर ब्रोमीन के वेपर इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है भाई, मोशन में। क्लियर? यहां तक कहानी। एक और एग्जांपल है, देखो और ये भी याद रखना है ना, ये तो बता दिया मैंने कि जो ब्रोमीन वेपर है वो एयर से हेवी होते हैं। ठीक, इन दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। देखो ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपके पास जा रहे हैं, इसमें आपने कर लिया वाटर, उसमें आपने ऐड कर दिया KMnO4। कुछ समय बाद आपने ये देखा कि अभी जो है, ठीक है, अभी सॉल्यूशन कैसा बेटा, कलरलेस, पर कुछ समय बाद आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि सॉल्यूशन का जो कलर था वो पिंक हो गया। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया भाई, पिंक। और सॉल्यूशन का कलर अगर पिंक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 के जो पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए। KMnO4 के जो पार्टिकल है, डिफ्यूज बोल रहा मतलब उन पे जाके मिल गए। KMnO4 के जो पार्टिकल है वो वाटर में जाके डिफ्यूज हो गए, इसलिए जो कलर है वो कैसा हो गया भाई, पिंक। ये चीज क्लियर? तो डिफ्यूजन याद रखना, जब दो चीजें अपने आप मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे इसके डेली लाइफ में भी आप एग्जांपल देखते हो, कैसे जैसे फूड स्मेल जो है, ठीक है, फूड स्मेल जो है आपकी नाक तक आ जाती है अचानक। भाई मान लो आप बाहर से आए और आप जैसे दरवाजे पे आओ तो आपको पता चल जाएगा भी आज तो कुछ तगड़ा बना है, ठीक है, क्योंकि फूड स्मेल जो है आपके नाक तक आ रही है, वो भी डिफ्यूजन है। सर वो डिफ्यूजन कैसे? देखो, जो फूड होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो गैस रिलीज करते हैं। फूड में कुछ ऐसे कंपाउंड है जो गैस रिलीज करते हैं और उस गैस में फूड की स्मेल होती है। ठीक, तो अगर वो गैस एयर के कांटेक्ट में आएगी और वो ऐसी एयर जिसमें फूड स्मेल वाली गैस है, और अगर वो आपकी नोज से पास होगी तो आपको फूड की स्मेल आएगी। तो गैस किस में जाके मिल गई, एयर में। गैस किस में डिफ्यूज हो गई, एयर में, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर है? बढ़े आगे भाई, चलिए। तो ये था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अभी आपको मैंने बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। सर ये कैसे पता चला होगा? सिंपल सा देखो, ये नेल है, खील है, ठीक है, ये आइस है और ये क्या है भाई, चौक। अगर मुझे इन तीनों को ब्रेक करना है तो क्या लगता है, सेम फोर्स लगाना पड़ेगा कि अलग अलग? सिंपल सी बात है, अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। सर अगर आपको नेल को ब्रेक करना है तो जो फोर्स है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप आइस को ब्रेक कर तो इसके कंपैरिजन में जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा। और अगर हम चौक को ब्रेक करते हैं तो इसके कंपैरिजन में जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर? तो अगर इन चीजों को आपको ब्रेक करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किसी में आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है और किसी में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। और अगर इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये सारे के सारे मैटर ही है, नेल मैटर है, आइस मैटर है, चौक मैटर है। ठीक है, ये चीज क्लियर? चलिए बढ़े आगे। तो चार बात थी मैटर के बारे में, चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और चारों के लिए क्या प्रूफ था ये भी मैंने आपको दे दिया। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखिए भाई ध्यान सुनिएगा, देखिए जो मैटर है आपका, इसको हम दो क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की तो इसके बेसिस पे मैटर जो है वो तीन टाइप का होगा। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और थर्ड क्या है भाई, गैस। तो मैटर की इन जनरल जो वो तीन स्टेट होती है, लेकिन दो स्टेट और होती है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैं आपको नाम बता देता हूं। जो फोर्थ स्टेट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। मैटर की फोर्थ स्टेट का नाम क्या भाई, प्लाज्मा। और मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है उसको हम बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट जो है ये हो गई प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ ये याद रखना कि अगर सबसे लेटेस्ट स्टेट पूछ रहा है तो सबसे लेटेस्ट स्टेट होगी आपकी BEC, और अगर फोर्थ स्टेट पूछता है तो वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा। अब देखिए अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस और एक क्या है भाई, मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा आपका एलिमेंट और एक क्या होगा भाई, कंपाउंड।
कंपाउंड में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इधर क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो तरह का होगा, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो यह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन कि मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, तो मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन कि मैटर की लेटेस्ट स्टेट कौन सी है, तो मैटर की लेटेस्ट स्टेट हो जाएगी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्योर सब्सटेंस है, क्वेश्चन आएगा अ प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट कंपाउंड बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। और मिक्सचर जो है दो टाइप का होगा, एक होगा भाई आपका होमोजीनियस और एक क्या होगा हेटेरोजीनियस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लियर है क्या? हम सभी को एक एक करके थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आप थोड़ा समय का क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा वेट करें, ठीक है? एक एक करके सारी चीजें आएंगी। देखो पहले कुछ आपको मैं बेसिक बता दूं, जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि सर सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सर सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो है ये फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। देखो भाई ये सॉलिड है, इसको मैं ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, ये याद रखना, सॉलिड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर वेरी हेवी। सॉलिड की जो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा होती है, बेसिक चीजें आपको पता है, ठीक है? मैं रिकॉल करा रहा हूं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, दैट्स व्हाई दे पोजेस रिजिडिटी। अगर मैं रिजिडिटी बोल रहा हूं, रिजिडिटी का मतलब होता है अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल। देखो आप इसको इजीली बेंड नहीं कर सकते, ये इनफ्लेक्सिबल है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं रिजिडिटी। तो जो सॉलिड है वो रिजिड होते हैं। सॉलिड कैसे होते हैं भाई? रिजिड। रिजिड बोल रहा मतलब वो अनबेंडिंग होंगे, इनफ्लेक्सिबल होंगे। क्लियर? बढ़े आगे। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो ये भी आपको पता है कि अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का जो शेप है वो इनडेफिनेट होता है ना? लिक्विड का शेप कैसा होता है? इनडेफिनेट। और जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। ये इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो 1 लीटर वाटर है, उस 1 लीटर वाटर को आपने एक बोतल में रख दिया तो किसका शेप ले लेगा? बोतल का शेप ले लेगा। अगर उसी 1 लीटर वाटर को आप एक कटोरे में रखोगे तो किसका शेप ले लेगा? कटोरे का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है उसका शेप जो है वो इनडेफिनेट है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। तो यही लिखा आपके सामने, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड टेक शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, ये उसी का शेप ले लेगा जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा है। पॉइंट नंबर सेकंड देखो, लिक्विड लाइक सॉलिड, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। हम लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा ये याद रखना कि अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड जो है उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो बहुत कम होती है, और अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है मॉडरेट होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखो, लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, ठीक है? इनकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करोगे तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट, लिक्विड जनरली फ्लो इजली, ठीक है? लिक्विड जो है वो फ्लो हो जाते हैं, और अगर लिक्विड फ्लो हो रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे फ्लूइड्स। क्या बोलेंगे भाई? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। तो ये याद रखना कि जो लिक्विड है वो फ्लूइड्स में आएंगे, और गैस भी फ्लो होती है, और अगर गैस फ्लो हो रही है तो गैस भी किस में आएगी? फ्लूइड्स में। ये याद रखना, सॉलिड फ्लूइड्स में नहीं आते, लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड्स में आते हैं क्योंकि ये फ्लो होते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो गैस की क्या प्रॉपर्टी ये भी आपको बता। देखो, गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, ठीक है? गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, इनको आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है भाई? बहुत कम। गैसेज फ्लो इजिली, गैसेज जो इजिली फ्लो होती है इसलिए हम इन्हें भी क्या बोलेंगे भाई? इन्हें भी हम बोलेंगे फ्लूइड्स। क्लियर कहानी? तो देखो कुछ पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, इससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा गैस में। ये तो किसका ऑर्डर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कि किसे आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी गैस की,
इससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बड़े आगे भाई, चलिए सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हमारे सामने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जनरली 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर एक स्टेट जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आपको मैटर की स्टेट चेंज करनी है तो आप 2 तरह से कर सकते हो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, और जो दूसरा तरीका वो बाय चेंजिंग द प्रेशर। अगर मैं ये बोल रहा हूं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के और घटा के आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं बाय चेंजिंग द प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ा के और घटा के आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। चलिए भाई देखते हैं। देखो इसमें फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, और अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। अब ध्यान सुनना, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें लिखा देखो, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। या तो हम मेल्टिंग बोलो या क्या बोलो, फ्यूजन। याद रखना सब। The temperature at which solid substance melt and changes into liquid, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, से हम क्या बोलेंगे भाई? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। ये एग्जांपल है, देखो ये आइस जो है सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई? लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। बड़े आगे। अच्छा एक चीज याद रखना, ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने भाई प्यारे बच्चों? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जो है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें आयरन की, ये पूछा था एनडीए में, अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सभी के मेल्टिंग पॉइंट याद रखना पूछ सकता है, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट उसने पूछा एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड देखो भाई, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका वेपर में। तो एक टर्म होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, ठीक है। देखिए ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। बड़े आगे। ये सिंपल चीज है कि अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में या वेपर में, तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। नेक्स्ट थर्ड है गैस टू लिक्विड चेंज। गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? लिक्विड में। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। याद रखना, कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैस या फिर वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक केटली है, ठीक है, आप इसके अंदर वाटर लिया, आप उसको हीट कर रहे हो, तो वाटर के वेपर बनेंगे, वेपर यहां से बाहर निकलेंगे, वेपर को अपन क्या कर रहे हैं? कलेक्ट करके ठंडा कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, वेपर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। और अगर हम वेपर को या फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? कंडेंसेशन। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? सॉलिड्स में। अब ध्यान सुनना, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं भाई? फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग, मींस सॉलिडिफिकेशन। ये भी याद रखना कि अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिए ये लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या भाई? सॉलिड। तो जब सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप? मेल्टिंग बोल दोगे, ठीक है। सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको बोलोगे मेल्टिंग, और जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगला देखिए। अब ये आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। देखो सभी को हम एक साथ लिख के लाए, ध्यान सुना। देखो आपके पास क्या भाई? सॉलिड। सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना? आपको गैस में डायरेक्ट। जब आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। मान लो आपके पास गैस है, गैस को किस में कन्वर्ट करना? आपको सॉलिड में। तो जब गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं और हम इसे डिपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिपोजिशन। ये पूछ चुका है वो एनडीए में कि अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। और ये एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। अब देखो गैस है, गैस को किस में कन्वर्ट करना? लिक्विड में। तो जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन।
लेकिन जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम बोलेंगे या तो बॉइलिंग या फिर इवोपरेशन। क्लियर? अगर लिक्विड है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड में। तो लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेल्टिंग। तो मेटर की जो स्टेट है तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हम कुछ ना कुछ थ्योरम लगाएंगे। तो उस प्रोसेस को आपका नाम पता होना चाहिए कि अगर सॉलिड्स को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, पूछ सकता है वो। ठीक है, और पूछे भी ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो लेटेंट हीट जो है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें। देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या, वो समझो। हमारे पास भाई मैटर है, उसकी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। मतलब याद रखना, लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। और लेटेंट हीट का मतलब यह हो गया कि किसी सब्सटेंस की, ठीक है, जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है या फिर जो हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। देखो, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। क्लियर है? ध्यान सुनना। देखो हमारे पास तीन चीजें, एक है आइस। ठीक, आइस को जब हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई? वाटर। और जब वाटर को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेपर या फिर गैस। अब ध्यान सुनो, देखो ये तो क्या है आपका सॉलिड, ये क्या है आपका लिक्विड, और ये क्या है आपका गैस। क्लियर? तो जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हीट देनी पड़ेगी, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब ही यही है कि किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो जो हीट देनी पड़ेगी उसे भी हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। पर अब ध्यान सुनना, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो लेटेंट हीट का नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का नाम क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में। और जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो लेटेंट हीट है इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या वो समझो। देखो ध्यान सुनो, ठीक है। लेटेंट फ्यूजन बोल रहा है मतलब सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। तो सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 kg सॉलिड है आपके पास, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो आइस है उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 3.34 इंटू 10⁵। ये कितना बेटा? 10⁵ जूल पर केजी। जूल पर केजी का मतलब ये हो गया कि 1 kg आइस है, 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो कितनी होती है भाई? 3.34 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर वेपराइजेशन बोल रहा है तो सर इसका मतलब हो गया लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो लिक्विड को कन्वर्ट करना है आपको गैस में, ठीक है। तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, ध्यान सुनना, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग नोट कर लेना। पर ये याद रखना, वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो होता है मेरे भाई 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसको करेक्शन कर लेना, ये 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 kg वाटर है। ध्यान सुनना, 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में या फिर गैस में, तो कितना हीट देना पड़ेगा? 22.5 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर? बढ़े आगे। तो क्या याद रखना, देखो लेटेंट हीट का मतलब सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में जो हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट।
अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट करो तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां तक देख लो, फिर अब हम आगे चलते हैं। चलिए भाई देखिए आगे चलते हैं। अगला भाई सब्लिमेशन, ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब सब्लिमेशन क्या, ध्यान सुनना, देखो आपने पढ़ा होगा सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। हाँ, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ये चीज क्लियर। जैसे अगर हम बात करें कैम्फर की, ठीक है, तो कैम्फर जो है इसको हम बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं भाई, सबलाइम। तो सबलाइम का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबलाइम। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, चेंज हो गया क्या, एक सेकेंड, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का किसमें कन्वर्ट होना, गैस में। सॉलिड का कन्वर्ट होना भाई आपका गैस में, और अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे आपके पास कैम्फर है, ठीक है, तो कैम्फर जो है इसको हम बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं, सबलाइम। सबलाइम का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनका सब्लिमेशन होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका सब्लिमेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, सबलाइम। तो भाई जब आप कैम्फर को हीट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, वेपर, या फिर क्या मिलेगा आपको, गैस। इन वेपर को जब आप कलेक्ट करके ठंडा करोगे तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेट। ये चीज क्लियर। देखो एक होता है सबलाइम और एक होता है सब्लिमेट। तो सबलाइम का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनका सब्लिमेशन होता है, मतलब जो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। तो आपने कैम्फर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस में। ठीक है, गैस को कलेक्ट करके आप जब ठंडा करो तो आपको एक सॉलिड मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। ठीक, तो कुछ कंपाउंड है जो आपको याद रखने, जो सबलाइम है, मतलब जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और नाम है उनका भाई, देखो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। ये वो कंपाउंड है जिनका सब्लिमेशन होगा, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। क्लियर, बढ़िया आ गए। चलिए भाई सब्लिमेशन क्लियर। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी आपको बताया था कि मैटर की जो स्टेट है वो आप दो तरह से चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और नेक्स्ट जो है वो बाय चेंजिंग प्रेशर। देखिए आप प्रेशर चेंज करके भी आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लगा दिया पिस्टन और इसमें आपने गैस लिए। ठीक, पिस्टन से हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जैसे आप पिस्टन से हाई प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो जो गैस के पार्टिकल है वो पास पास में आएंगे। आपने क्या करा, और प्रेशर एग्जर्ट करा, तो जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो जो गैस के पार्टिकल थे वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो आपने गैस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, मतलब आपने मैटर की स्टेट चेंज कर दी। और अगर मैटर की स्टेट चेंज करी, और कैसे करी, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो ये याद रखना कि मैटर की जो स्टेट है वो आप दो तरह से चेंज कर सकते हो। पहला जो तरीका है वो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और दूसरा जो तरीका है वो है बाय चेंजिंग प्रेशर। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इवोपरेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इवोपरेशन का मतलब आप सभी को पता है। हाँ, इवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का कन्वर्ट होना वेपर में, या हम गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवोपरेशन का मतलब क्या है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर या फिर गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये नोट करना, इवोपरेशन जो है ये क्या है भाई, सरफेस फिनोमिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम वाला कि दो चीजें होती है, एक होता है बल्क फिनोमिना और एक होता है सरफेस फिनोमिना। तो इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। चलिए अब देखिए, जो इवोपरेशन है वो चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला जो है वो टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और फोर्थ है विंड स्पीड। मतलब अगर आप इनमें चेंज करोगे तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। सर कैसे कैसे चेंज होगा वो समझो। देखो इवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो मुझे ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी होगा छोटी क्लास में। देखिए सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया को ऐसे समझो, देखो
आपके पास दो शर्ट है, ठीक है, एक रेड है और एक येलो कलर की शर्ट है। आपने क्या करा, पहले रेड वाली शर्ट को पानी में भिगोया, ठीक है, उसको बाहर निकाला और उसको आपने क्या करा, मरोड़ के आपने आपके जो छत थी उस पर रख दिया। अब आपने क्या करा, येलो शर्ट को पानी में डुबाया, ठीक है, और उसको आपने बाहर निकाला और एकदम उसको आपने पूरा ओपन करके छत पे रखा है। तो सरफेस एरिया जो है, ठीक है, रेड वाली शर्ट में आपने कम करके रखा और येलो वाली जो शर्ट है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। तो कौन सी शर्ट पहले सूख जाएगी, हाँ, तो जो येलो वाली शर्ट है वो पहले सूख जाएगी क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक, ये ध्यान रखना, जो अगर कपड़े सूख रहे हैं इसका मतलब जो वहां पे इवोपरेशन ही होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर इन एयर। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर इन एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब यह हुआ कि वाटर वेपर इन एयर कम है, और अगर वाटर वेपर इन एयर कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ कि वाटर वेपर इन एयर ज्यादा है, और अगर वाटर वेपर इन एयर ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो वो कम होगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होता है, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो कम होता है। विंड स्पीड, ये ध्यान रखना, अगर आप विंड स्पीड बढ़ा दोगे तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है ये भी बढ़ जाएगा। क्लियर भाई, तो जो इवोपरेशन है वो इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इवोपरेशन हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम है। विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड बढ़ाने से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। अगर इवोपरेशन हो रहा है तो इवोपरेशन होने से कूलिंग होती है, ठीक है, मतलब चीजें ठंडी हो जाएंगी। अब कैसे होगी वो समझो। देखो मान लो कोई बॉडी जो है लिक्विड में के कांटेक्ट में, ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसके सरफेस पे क्या है भाई, लिक्विड, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है ये इवोपरेट होना चाहता है, ये लिक्विड इवोपरेट होना चाहता है। अगर लिक्विड को इवोपरेट होना है मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में, तो इसे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यह है कि वो हीट जिसको देने से लिक्विड किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो इस लिक्विड को चाहिए क्या भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लिक्विड क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस बॉडी से लेगा, और अगर इस बॉडी से इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली तो इस बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, हीट कम होगी, और अगर हीट कम होगी तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, मतलब कूलिंग होगी। तो याद रखना कि इवोपरेशन से क्या होती है, कूलिंग। देखो वही रीजन लिखा है, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट इट टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, जिस भी बॉडी पे वो चिपका हुआ है उसी से क्या ले लेगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी, वहां पे ठंडा महसूस होगा आपको। देखो कई सारे एग्जांपल है, जैसे अगर हम पेट्रोल या फिर ईथर को हाथ पे अगर लगाते हैं तो वहां पे हमें ठंडा महसूस होता है। ठंडा क्यों महसूस होता है वो समझो। मान लीजिए आपने ईथर को हाथ पे लगा लिया, ठीक है, अब ईथर को इवोपरेट होना है, तो इवोपरेट होने के लिए वो क्या, उसे क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे हाथ से लेगा जिससे हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मटके में जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझो, इसके पीछे भी जो कारण है वो है इवोपरेशन। सर ये कैसे हुआ, मटके में जो पानी है वो ठंडा हो रहा है तो इसका कारण इवोपरेशन है, तो ये कैसे वो समझो। देखो ये मटका भाई, ठीक है, इसमें आपने क्या लिया है, पानी। आपने अगर मटके को ध्यान से देखा हो तो मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टील के बर्तन में नहीं होते। मटके में छोटे छोटे क्या होते हैं भाई, पोर्स। अब देखो इस मटके के अंदर जो पानी है वो इवोपरेट होगा, ठीक है, मतलब लिक्विड किस में हो जाएगा, वेपर में। अब जो वेपर है वो इन पोर्स के थ्रू बाहर आएंगे और मटके की सरफेस पे चिपक जाएंगे, ठीक है, मटके की सरफेस पे चिपक जाएंगे। तो अब जो सरफेस पे वाटर आ चुका है, सरफेस पे जो वाटर है उसको इवोपरेट होना है तो उसे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या चाहिए उसे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दो जगह से मिल सकती है, या तो वो सराउंडिंग से क्या ले ले, हीट, या फिर अंदर जो पानी है उससे ले ले हीट। तो जो सरफेस पे वाटर है ये करता क्या वो समझो, मटके के अंदर जो पानी है
इससे ये लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अगर अंदर वाले पानी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली तो यहां का टेम्परेचर कम होगा, यहां की हीट कम होगी। अगर टेम्परेचर हीट कम होगी इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो पानी रखा है वो ठंडा हो जाएगा। ये सेम चीज स्टील के बर्तन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे जो आपका स्टील का बर्तन है उसमें पोर्स नहीं होते, और अगर पोर्स नहीं होते तो जो इवोपरेशन है वो नहीं हो पाएगा। मतलब इवोपरेशन तो होगा पर पोर्स नहीं है तो आपके जो वेपर है वो सरफेस पे आके नहीं चिपकेंगे। ये चीज क्लियर है, समझना है? ये ध्यान रखना, इवोपरेशन तो होगा, इवोपरेशन यहां पे भी होगा, क्योंकि पोर्स नहीं है तो होगा क्या कि जो आपका लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट तो होगा पर सरफेस पे आके नहीं चिपकेगा। क्लियर है? तो इवोपरेशन के कई सारे एग्जांपल है, तो ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा, देखो ये ग्लास है, इसमें आइस है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो भाई ये ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने रखा था ठंडा पानी। तो आपने देखा होगा कि इसकी जो बाहर वाली सरफेस है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ये ग्लास था, इसमें ठंडा पानी, ठीक है, इसमें बाहर वाली जो सरफेस उस पर क्या आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कैसे आती है वो समझो। देखो होता क्या है कि हमारे आसपास जो एयर है उसमें वाटर वेपर है, ठीक है, आसपास जो एयर है उसमें क्या है भाई, वाटर वेपर। तो जैसे ही वाटर वेपर इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका वेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसलिए इसकी बाहर वाली जो सरफेस है उस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ये चीज क्लियर? क्योंकि जैसे ही वेपर, वाटर वेपर जो है वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो इस पे जाके चिपक जाएंगे। और अगर इस पे जाके चिपकेंगे तो आपको एक ग्लास में अगर ठंडा पानी है तो उसकी बाहर वाली जो सरफेस है उस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। क्लियर? तो ये सारे किसके एग्जांपल थे, ये सारे एग्जांपल थे आपके किसके भाई, इवोपरेशन के। और इवोपरेशन से कूलिंग आती है, ये उसके एग्जांपल है। इवोपरेशन से क्या आती है भाई, कूलिंग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि भाई मैटर की इन जनरल तो 3 स्टेट होती है, पर 2 स्टेट हो रहे हैं, ठीक है। एक स्टेट का नाम है प्लाज्मा और जो 5th स्टेट है उसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लेना, पर ये याद रखना कि जो प्लाज्मा स्टेट है ये होती है हाईली आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा स्टेट कैसी होती है भाई, हाईली आयोनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा स्टेट है ये हमें देखने को मिलती है सन में या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब में। आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें भी हमें कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। और नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं इसमें भी हमें कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कहां देखने को मिलती है और इसका मतलब क्या है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस जो है एक इंडियन साइंटिस्ट है और जो आइंस्टीन है, ठीक है, ये बाहर के साइंटिस्ट है भाई, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पे जो 5th स्टेट है उसका नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। भाई आपको नाम पता होना चाहिए। और बीईसी जो है ये 5th स्टेट है मैटर की, ठीक, ये आपके लिए है, अगर आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देखो आप टेम्परेचर की बात करें तो हम 2 यूनिट ज्यादातर यूज करते हैं, एक तो है डिग्री सेल्सियस और एक है केल्विन, ठीक। एक क्या है डिग्री सेल्सियस और एक क्या है केल्विन। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की तो जो डिग्री सेल्सियस है ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और खत्म हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और खत्म का होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम बात करें केल्विन की तो केल्विन स्केल जो है ये स्टार्ट होगा 273 केल्विन पे और खत्म हो जाएगा आपका 373 केल्विन पर, ठीक। स्टार्ट कहां से होता है 273 केल्विन से और खत्म का होता है 373 केल्विन पर। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अब इन दोनों में एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। देखो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है और केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करोगे 273। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है तो कितना आ जाएगा भाई 298 केल्विन। मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस तो कितना आ जाएगा भाई 310 केल्विन। ये चीज क्लियर? ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में टेम्परेचर पता है और किस में निकालना है डिग्री सेल्सियस में तो -273 करेंगे, ठीक है, दोनों सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लेना। चलो भाई अब अपन बात करेंगे एलिमेंट की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने
ये देखा था कि मेटर को आप दो क्लास में क्लासिफाई करते हो, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या है भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की तो उसमें दो चीजें थी, एक प्योर सब्सटेंस था और एक क्या था, मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस में दो चीजें, एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है, कंपाउंड। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट की कि सर एलिमेंट क्या होता है। देखिए जो एलिमेंट है ना, इसमें केवल एक ही टाइप के एटम होंगे, ठीक है। एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हुआ, अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर में सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे, कॉपर के। अगर हम बात करें आयरन की तो आयरन में केवल और केवल आयरन के एटम होंगे। अगर हम बात करें डायमंड की तो डायमंड में केवल और केवल किसके एटम होते हैं, कार्बन के। तो ये याद रखना, एलिमेंट जो है इसमें केवल एक ही टाइप के एटम होंगे, ठीक, और कोई दूसरा एटम इसमें नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एलिमेंट जो है इसके तीन टाइप होते हैं, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, ठीक है। पहला जो है वो है मेटल्स, ठीक है, या तो एलिमेंट मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा या फिर क्या होगा, मेटलॉइड्स। तो मेटल के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए मेटल्स आर मेलेबल, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल को आप पीट पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी या फिर मेलेबल। मेटल कैसे होते हैं बेटा, मेलेबल, मतलब आप इनको हैमर से पीट पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है वो समझो। देखो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलेबल मेटल, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा हाईली मेलेबल मेटल कौन होती है, गोल्ड और सिल्वर। ये पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। देखो मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब क्या हो समझो। मेटल्स आर डक्टाइल का मतलब ये है कि जो मेटल इसको आप पीट पीट कर एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है वो आपको बताना चाहिए। तो ये याद रखना, गोल्ड और सिल्वर की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। पॉइंट नोट करके चलते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल जो आपने सुना होगा कि मेटल में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें बेस्ट कंडक्टर कौन होगी, तो सिल्वर मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है, ठीक, ये याद रखना। और अगर ऐसा मेटल पूछे जो इलेक्ट्रिसिटी का पोरेस्ट कंडक्टर है तो उसका आंसर होता है लेड। ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है उसका नाम है, या फिर बेस्ट कंडक्टर है उसका नाम है सिल्वर। और ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, बेड कंडक्टर या फिर पोरेस्ट कंडक्टर है उसका नाम क्या है भाई, लेड। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद में ये थ्योरी में लिखा हुआ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखिए सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम because they are very good conductor of heat. The poorest conductor of heat among the metal is, ठीक है, lead है। उसका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं, मेटल इज लेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ठीक है। जो पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल, अगर मेटल की बात करें तो मेटल में जो पोरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, वो क्या हो जाएगा, लेड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड। आपने ये सुना होगा कि जो मेटल्स है वो क्या होते हैं भाई, हार्ड। पर एक दो चीज याद रखना, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो बचे हुए मेटल है वो हार्ड होते हैं। ये आगना, सोडियम और पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट है कि इन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से आप इन्हें काट सकते हो। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, ठीक है। जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी। कुछ मेटल जो है बहुत ज्यादा हार्ड होती है और कुछ मेटल जो है मॉडरेट हार्ड होती है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। देखिए अब मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस मींस दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। मेटल जो है भाई इजिली ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में हम मेटल का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम किसका यूज करते हैं, मेटल का। चलिए अगला पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। पर एक पॉइंट आप नोट करके लिखना, अगर हम बात करें मर्क्यूरी की तो मर्क्यूरी जो है ये मेटल है पर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक भाई, क्लियर है कहानी। बढ़े आगे, चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये ज्यादा होता है, ठीक है। आप एक बार रीड कर लेना, दिस मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट्स एंड वेपराइज एट हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये काम की चीज,
अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, 1535 डिग्री सेल्सियस है। दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट्स एट एंड टर्न इनटू लिक्विड आयरन ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1535 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपके पास आयरन सॉलिड फॉर्म में, उसको आपको मेल्ट करना है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा भाई, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कॉपर मेटल हैज ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का कितना होता है भाई, 1083 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि आयरन का पूछा था एक बार। There are however some exception. For example, sodium and potassium metal have low melting point. सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, ठीक है, और लेस देन क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अनदर मेटल गैलियम हैज सच अ लो मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक, ये पूछ सकते हैं, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि जब आप इसको हथेली पे रखोगे, ठीक है, तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब गैलियम जो है ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। इसका क्या मतलब है समझो। मेटल जब किसी सरफेस से टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, सोनोरस। जब ये किसी सरफेस से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब हो गया कि मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस। ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग एक बार इसे पढ़ लेना। दिस मीन्स दैट मेटल्स आर मेक अ रिंगिंग ब्रिज, एक सेकेंड, साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। या फिर ये आप तो बस इतना लगे कि सोनोरस का मतलब ये हुआ कि मेटल जब किसी सरफेस से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के बारे में क्या क्या पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल है ये ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ना ही मेलेबल है और ना ही कैसे डक्टाइल। नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, लेकिन पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आप याद रखना। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है पर ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। ठीक है, मतलब इनकी जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होती। नॉन मेटल की लस्ट्रस बोल रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल की, नॉन लस्ट्रस बोल रहा हूं मतलब नॉन मेटल की सरफेस शाइनी नहीं होती। और अगर मैं बोला हूं लस्ट्रस तो मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखना, मेटल जो है वो लस्ट्रस होती है, मतलब मेटल की जो सरफेस है वो शाइन करती है। पर अब ध्यान सुना, इसमें भी एक दिक्कत है। अगर हम बात करें, देखो आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस। ये ध्यान रखना, आयोडीन नॉन मेटल है, ठीक है, पर इसकी सरफेस शाइन करती है। मतलब आयोडीन जो है नॉन मेटल होके भी कैसा है, लस्ट्रस। और बाकी जो बचे हुए नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन लस्ट्रस, मतलब उनकी सरफेस शाइन नहीं करती। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड भी नॉन मेटल है पर यह होता है हार्डेस्ट नॉन एलिमेंट। डायमंड क्या है भाई, हार्डेस्ट नॉन एलिमेंट, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इनको कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज नहीं करते। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। अच्छा ये याद रखना, जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड। ठीक है, ये नॉन मेटल है पर कैसे है, सॉलिड। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन कैसा होता है बेटा, लिक्विड नॉन मेटल। वेयरएस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये जो है गैसियस नॉन मेटल है। क्लियर। पॉइंट नंबर 8 देखो, नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है, लेकिन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें तीन चीजें हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बढ़िया आगे चलिए। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, मतलब जब ये किसी सरफेस से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। 10 पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर। ये याद रखना, जो नॉन मेटल है उनके कई डिफरेंट कलर होते हैं, तो कुछ के याद रखना आप लोग।
फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज येलो, ठीक है, सल्फर कैसा होता है बेटा, येलो। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस इज व्हाइट या फिर रेड होता है, ग्रेफाइट जो ये ब्लैक होता है, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ठीक है, और ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन। अभी बताया था आपको ब्रोमीन वेपर कैसे होते हैं भाई, रेड ब्राउन कलर के होते हैं। क्लियर यहां तक की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई मेटलोइड। अब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, देखो मेटलोइड जो है ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलोइड। तो मेटलोइड के लिए आप ट्रिक याद रखना, देखो इसके लिए ट्रिक है बस्सी, गेली, ऐश्वर्या से सब टीपो, ठीक है। ये किसकी ट्रिक है भाई, मेटलोइड की। देखो बस्सी, ये हो जाएगा बस्सी, गेली, ऐश्वर्या से सब टीपो, ये चीज क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेटलोइड। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या भाई अपने मेटलोइड है, ठीक है। और मेटलोइड जो है ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होगी। चलिए आगे चलते हैं, बस नाम याद रखना कि मेटलोइड कौन कौन से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे अगर हम बात करें तो कंपाउंड क्या है, देखो एलिमेंट में आपको यह बताया गया कि जो एलिमेंट है उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे, लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम होते हैं। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम होते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल पे डेफिनेशन लिख लो, कंपाउंड कंटेन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ डिफरेंट एटम, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम होंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल CO2 आपका, ठीक है, NH3 हुआ, ग्लूकोज हुआ, C6H12O6। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो इनमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम है। क्लियर। कंपाउंड में भी हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है, एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो ध्यान सुनना, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं होंगे, डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, ये चीज क्लियर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए CH4 में कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, अगर कोई तीसरा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई थर्ड पार्टी आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो ये भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, NH2CO NH2, देखो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों, इसलिए क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तो इसके एग्जांपल है, देखो CO2 हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। इन सभी में देखना CO2 में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। NH3 में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, HCl में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, H2SO4 में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये सारे कैसे कंपाउंड हो जाएंगे भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़े आगे चलिए, तो ये कंपाउंड था। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम होंगे। अच्छा ये याद रखना कि नोट करके लिखना आप लोग, देखो ध्यान सुनना, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, ध्यान सुनना, देखो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। देखो ध्यान सुनना, जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। अब ये है क्या वो समझो, देखो
जैसे मान लो मैंने लिख दिया O2 और एक मैंने लिख दिया H2, ठीक है। तो भाई इसको हमने क्या बोला, कंपाउंड, लेकिन इसको मैं मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल। और O2 जो है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल बोलूंगा, इसको मैं कंपाउंड नहीं बोलूंगा। जितने भी कंपाउंड है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। अब ये सर लफड़ा ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान सुनो, ये जो लफड़ा है ना डेफिनेशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है भाई, डेफिनेशन की वजह से। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है वो समझो। ये बोला गया कि जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो जो बन के आएगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो जो बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जब मैं ये बोल रहा हूं कि दो एटम कंबाइन करते हैं तो क्या वो दोनों सेम होने चाहिए कि डिफरेंट, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर जो बनने वाला उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मान लो H और H कंबाइन करा, तो जब H और H कंबाइन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ये चीज क्लियर। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। पर अब ध्यान सुनना, चूंकि कंबाइनिंग जो एटम है वो दोनों डिफरेंट है, तो जो बनने वाला है वो मॉलिक्यूल तो है, पर उसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग एटम कंबाइन हो रहे हैं तो बनने वाले को मॉलिक्यूल तो बोलोगे, पर चूंकि दोनों अलग अलग एटम कंबाइन हो रहे थे तो उसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो याद क्या रखना है भाई, ये याद रखना है कि जितने भी कंपाउंड है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर। बड़े आगे ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है वो क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, मिक्सचर है। तो मिक्सचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिक्सचर की डेफिनेशन है, अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता। अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइन। ये याद रखना कि मिक्सचर में दोनों चीजें जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं होती। ये चीज क्लियर। बड़े आगे, ये डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में, अमाउंट फिक्स नहीं होता। अब काम की बातें सुनो, देखो मिक्सचर जो है दो तरह का होता है, एक होता है आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा होता है बेटा आपका क्या, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमसे नहीं पूछेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, पर ध्यान सुनना, वो आपको ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा और पूछेगा कि कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। ठीक, नोट करते जाना, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक, क्योंकि अच्छा है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, अभी कुछ चीजें बाकी, तो आज के लेक्चर में तो हम केवल थ्योरी कर पाएंगे, पर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मतलब मेटर का जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अराउंड हम 60 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले थ्योरी कवर करना प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है। ठीक, तो भाई क्या पूछेगा कि आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस। सिंपल सा तरीका देखो, इसके लिए हम लगाएंगे राम सर की स्पेशल ट्रिक। दो चीजें लो भाई, ए और बी, और उनका आपस में मिला दो। मिला दिया मन में, ठीक है। तो ए और बी को मिलाने के बाद अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी ए है और कौन सी बी, तो वो चले जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर में। लेकिन अगर आपने पता लगा लिया कि ये ए है और ये बी, तो किसमें चलेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर क्या कहना चाहते हो, जैसे भाई पहला एग्जाम्पल है एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, इनको जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा। बताइए मिक्सचर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, तो इसका आंसर हो जाएगा सर ये वाला जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद आप नहीं बता सकते कि कौन सा ए था और कौन सा बी। बी देखिए भाई, ऑयल प्लस वाटर। बताइए ऑयल प्लस वाटर होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस, सिंपल सा आंसर। सो ऑयल प्लस वाटर जो है हेट्रोजीनियस होगा। सी देखिए, सेंड प्लस वाटर, सेंड प्लस वाटर, ये कैसा मिक्सचर होगा बताओ। हाँ, सेंड प्लस वाटर जो है ये होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, तुम लोगों ने एलॉय सुना है क्या, एलॉय? ठीक है, एलॉय जो है ये याद रखना, एलॉय में हम क्या करते हैं, एलॉय जो है इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। ठीक है, एलॉय जो है इसमें हम दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। तो ये याद रखना कि ये मिक्सचर ही है और ये मिक्सचर होमोजीनियस होता है। एलॉय कैसा मिक्सचर है भाई, होमोजीनियस, ये याद रखना, होमोजीनियस। तो ये याद रखना, एलॉय जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और एलॉय में भी आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है ब्रास, ठीक है, एक होता है बेटा आपका जर्मन सिल्वर, ठीक है, और एक होता है आपका ब्रोंज। तो ब्रास की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वो होता है आपका कॉपर और जिंक। इसका कंपोजिशन होता है कॉपर
प्लस जिंक प्लस निकल, और ब्रोंज का कॉम्पोजिशन होता है कॉपर और टिन। और ये याद रखना कि जो एलॉय है ये होमोजीनियस मिक्सचर है मेरे भाई। क्लियर, बड़े आगे तो ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पहचान लोगे आप, ठीक है। अच्छा एयर की बताओ, एयर कैसा मिक्सचर होगा? हाँ, जो एयर है ये आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, बड़े आगे चलिए। तो ये कहानी थी किसकी? मिक्सचर की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो काम की बात, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। मिक्सचर में दो चीजें थी, एक होमोजीनियस होता है और एक हेटेरोजीनियस होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही लिखा है, सॉल्यूशन जो है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर, ये याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन के एग्जांपल कई सारे हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। आपने क्या करा? शुगर को किसमें डिसोल्व कर दिया? वाटर में। शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड इन वाटर का एग्जांपल क्या हो गया भाई? शुगर इन वाटर। अच्छा ये याद रखना कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है बेटा आपका सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूशन में कम अमाउंट में रहता है। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ये चीज क्लियर? सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है जो ज्यादा अमाउंट में होगा। सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये चीज क्लियर? मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल 20% एल्कोहल है आपके पास प्लस 80% वाटर है, तो इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है आपको ये बताना है। देखो तो भाई ये कम अमाउंट में और ये ज्यादा अमाउंट में, अगर ये कम अमाउंट में तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और ये ज्यादा अमाउंट में तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्लियर है? तो कई सारे एग्जांपल है। शुगर इन वाटर जो है, ठीक है, इसका मतलब सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। और इन दिस सॉल्यूशन सुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। क्लियर? सेकंड देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अगर आप आयोडीन को किसमें मिला रहे हो? अल्कोहल में। आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है, अल्कोहल जो लिक्विड है। अगर आप आयोडीन को अल्कोहल में मिला रहे हो तो उसको हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। क्या बोलते हैं भाई? टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन जो है एक सॉल्यूशन है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हम क्या करते हैं? सॉलिड मतलब आयोडीन जो है उसको किसमें मिला देते हैं? अल्कोहल में। सर कौन सा अल्कोहल? तो भाई हम इसमें अल्कोहल यूज करते हैं इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं? इथेनॉल। ठीक है, हेज सॉलिड आयोडीन, ठीक, as the solute and alcohol as the solvent। क्लियर? लिक्विड है मतलब वो। एरेटेड ड्रिंक्स या फिर जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में क्या होता है कि आप CO2 गैस को डिसोल्व करते हो लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड का जो एग्जांपल है वो जाएगा आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 गैस होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए भाई, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर एयर होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल क्या होगा? एयर। अच्छा, तो एयर में क्या होता है? एयर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब बी और ए, ये दोनों कैसे होंगे भाई? गैस, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैस है। तो एयर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे भाई? आपके गैस। अच्छा, ये चीज याद रखना कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है मेरे भाई? 78%। क्लियर? बड़े आ गए। तो ये सारी कहानी किसकी थी? सॉल्यूशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का मतलब होता है कि आपने आयोडीन को किसमें मिला दिया? बोलो बोलो। हाँ, आयोडीन को आपने मिला दिया इथेनॉल में, अल्कोहल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। सर क्या क्या प्रॉपर्टी है वो समझ लो। देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, होता क्या है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ये चीज क्लियर? तो याद रखना कि सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। जैसे मान लो आपने शुगर को किसमें डिसोल्व कर दिया है? वाटर में, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि माइक्रोस्कोप की मदद से भी शुगर के जो पार्टिकल है वो हमें विजिबल नहीं होंगे, और खुली आंख से तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर।
सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सर फिल्ट्रेशन क्या होता है वो समझा दो सर। देखो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, ध्यान सुनना। ठीक, यहां पे मैं समझा देता हूं आपको फिल्ट्रेशन होता है क्या। ध्यान सुनना है ना भाई। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर का। किसका यूज करते हैं भाई? फिल्टर पेपर का। ठीक, सभी लोगों ने फिल्टर पेपर देखा होगा। तो अब ध्यान सुना, देखो ये बीकर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने रख दी है फनल, ये फनल है, और इसके ऊपर आपने लगा दिया भाई फिल्टर पेपर। ये क्या हो गया आपका? फिल्टर पेपर। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें है सॉल्ट प्लस वाटर, तो होगा क्या वो समझो। आप ये चाह रहे हो कि जो सॉल्ट है और वाटर ये सेपरेट हो जाए, ठीक। तो आपने क्या करा कि ये इस मिक्सचर को आपने फिल्टर पेपर से पास करा। जब आपने इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास करा तो आपने ये पाया कि जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो भी फिल्टर पेपर से पास हो गए। सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो भी फिल्टर पेपर से पास हो गए। आप क्या चाह रहे थे कि इस मिक्सचर में से सॉल्ट और वाटर अलग हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल है इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, और अगर इनका साइज बहुत छोटा है, फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। अब ध्यान सुना, अगर यहीं पे हमारे पास क्या होता, सेंड प्लस वाटर, ठीक है, तो जब हम सेंड प्लस वाटर के मिक्सचर को इससे फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो वाटर तो पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेंड के पार्टिकल जो है पास नहीं होंगे, क्योंकि सेंड के पार्टिकल का जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो पास नहीं होंगे। तो फिल्टर पेपर से जो पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई? फिल्ट्रेट। मतलब यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें मिलेगा फिल्ट्रेट, और जो पास नहीं होगा वो यहीं पर जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं भाई? रेसिड्यू। तो फिल्ट्रेशन में दो चीजें होती है, एक तो होता है रेसिड्यू और एक क्या होता है? फिल्ट्रेट। जो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा उसको आप क्या बोल दोगे? फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर पेपर से पास नहीं होता उसका क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो जो सॉल्यूशन है उसको आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल, सॉल्यूट जो या फिर सॉलिड पार्टिकल जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट था ये तो गया फिल्ट्रेशन वाला। फिफ्थ पॉइंट देखो, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ठीक है, स्टेबल होता है सॉल्यूशन आपका। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट। अब ध्यान सुनना, देखो आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट। क्या सुना होगा आपने? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या है इसको समझा देते हैं। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको समझने के लिए देखो एक पिक्चर है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ध्यान सुना, देखो देखो भाई, ये आपके पास बीकर है, इसमें आपने क्या लिया है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये आपका सेकंड बीकर है, इसमें आपने लिया है कोलाइड। कोलाइड क्या, मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, पर ये है ना कोलाइड और सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जब आपने इन तीनों बीकर से लाइट पास करी तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट का पाथ है वो सॉल्यूशन में विजिबल नहीं है। लाइट का पाथ सॉल्यूशन में विजिबल नहीं है, लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन में लाइट का पाथ विजिबल है। सर ये क्यों हुआ? तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा है, और अगर उनका साइज बहुत छोटा है तो वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पा रहे, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है मतलब लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है, और अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो जो लाइट पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। पर कोलाइड और सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, और अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है तो लाइट की स्कैटरिंग होगी, मतलब टिंडल इफेक्ट होगा। और अगर लाइट की स्कैटरिंग होगी तो जो लाइट का पाथ है, जो लाइट बीम है, वो आपको दिखाई देगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा। हाँ, यही याद रखना है।
जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। और टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट जो आपने सिनेमा घर में भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो सिनेमा घर है, ठीक है, उसमें प्रोजेक्टर से लाइट प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब प्रोजेक्टर से लाइट प्रोजेक्ट होती है तो उस लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है, उस लाइट का पाथ हमें दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट की स्कैटरिंग कर पा रहे हैं। और अगर वो लाइट की स्कैटरिंग कर पा रहे हैं तो जो लाइट का पाथ है जो कि प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रही है वो आपको विजिबल होगा। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर है? तो ये याद रखना भाई कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसमें अपन थोड़ी देर पे आ जाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, आगे है भाई आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो समझो। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन आपको बताएगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन आपको क्या बताएगी भाई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन आपको बताती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट जो है यह होता है आपका मास परसेंट। पहला क्या होता है बेटा? मास परसेंट, ठीक है। और जो सेकेंड है यह होता है आपका वॉल्यूम परसेंट। अब मास परसेंट क्या है वो समझो। मास परसेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W/W से, ठीक है। और जो वॉल्यूम परसेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट V/V से। इन दोनों का मतलब क्या मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर ये लिखा परसेंट W/W, तो जो बाई में लिखा होता है इसका मतलब होता है 100 सॉल्यूशन। जो बाई में लिखा है भाई इसका मतलब क्या है? 100 सॉल्यूशन। और ऊपर जो भी लिखा है ये है सॉल्यूट के लिए। ऊपर जो भी लिखा है किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। और W का मतलब होता है मास। और मास को हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। तो अब ध्यान सुना, डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इस पे सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मास है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? परसेंट W/W। एक और बार, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मास है उसी को आप क्या बोलते हो? परसेंट W/W। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, देखो मान लीजिए ऐसा लिखा है 10% W/W। तो 10% W/W का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मान लीजिए ऐसा लिखा है 20% W/W। तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, इसका मतलब हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, हाँ बोलो बोलो, हाँ, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है उसी को बोलते हैं मास परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो समझो। मास परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा आपका क्या? मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू अपन किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि परसेंट जो है हम 100 में से निकालते हैं। देखो अब सेकेंड क्या था? सेकेंड था वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पे भी सेम ही है। कैसे सेम है वो समझो। देखो परसेंट V/V, ये जो बाई में लिखा है इसका तो मतलब क्या हो गया? 100 सॉल्यूशन। ऊपर जो भी लिखा है ये किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। और V का मतलब हो गया आपका क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे भाई? ml में। क्लियर? तो डेफिनेशन हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंट V/V। ये ध्यान रखना, मास परसेंट हम तब यूज करेंगे जब सॉलिड किस में डिसॉल्व हो? लिक्विड में। और वॉल्यूम परसेंट हम तब यूज करेंगे जब लिक्विड डिसॉल्व हो लिक्विड में। क्लियर? जैसे अल्कोहल और वाटर, अगर शुगर और वाटर है तो हम क्या यूज करेंगे? मास परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट हम तब यूज करते हैं जब लिक्विड किस में डिसॉल्व हो? लिक्विड में। इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मान लीजिए ऐसा लिखा है 5% V/V। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ml के आपके पास सोल्यूट। क्लियर? अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो, जैसे इसका बता दो 10% V/V, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 10 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या है भाई आपके पास? 10 ml सोल्यूट है। बड़े आगे चले तो इसका फॉर्मूला लिख लो भाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंट V/V इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा भाई?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये 9th क्लास में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे भाई 100। तो ये दो फॉर्मूला, इस पे कुछ क्वेश्चन है, अपन उनको देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पूछा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर मास परसेंट निकालना है कि वॉल्यूम परसेंट निकालना। देखो भाई ये शुगर सॉलिड है, सॉलिड को किसमें डिसॉल्व करा आपने, लिक्विड में, तो जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो हम लगाएंगे मास परसेंट, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मास परसेंट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट का फॉर्मूला है, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो परसेंट W बाई W। अब ध्यान सुनना, जिसको डिसॉल्व करते हो वो सॉल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व करते हो वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे क्या करते 370 रख के सॉल्व कर देंगे, नहीं भाई, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉलिड का मास है, और मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भाई 400 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और परसेंट W बाई W, तो 30/4, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, मतलब 7.5 समथिंग, ठीक है। तो मास परसेंट कितना आ गया भाई 7.5। क्लियर, बढ़े आगे पक्का। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा भाई, सेकंड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 15 ml ऑफ एल्कोहल डिसॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई सिंपल सी बात है, लिक्विड है मिलाया है, तो क्या निकालेंगे, बोलो बोलो, हाँ बोलो, हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट। तो परसेंट V बाई V, ऊपर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मतलब VB लिख दो, B मतलब सोल्यूट, V मतलब वॉल्यूम, नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब VA प्लस VB इंटू 100, तो परसेंट V बाई V इज इक्वल टू VB कितना भाई 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 200 हो गया ना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो मर्डर, तो परसेंट V बाई V जो है ये कितना आ गया भाई 25%। दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या, CDS में क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है NDA में भी आ जाए यहां से, क्योंकि ये NCERT में है। क्लियर मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एलॉय। तो एलॉय मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं। एलॉय जो है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा होता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये आपको पता है। और इसमें आपको 3 चीज याद रखनी, कौन कौन सी, ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रोंज, ठीक है, सभी के कंपोजिशन याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए सस्पेंशन। अच्छा मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं यहीं पे। देखो भाई हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है, एक है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, क्या है भाई ट्रू सॉल्यूशन, मतलब सच्चा सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या होता है भाई कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास सस्पेंशन, ठीक है। इसके बाद की चीज हम कल पढ़ेंगे, पहले ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। सर ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है। पहली चीज तो ये याद रखना कि जो ट्रू सॉल्यूशन मतलब यही सॉल्यूशन जो भी अपन ने पढ़ा ना, ठीक है, टिंचर आयोडीन वाला। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है भाई, होमोजीनियस। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। और जो सस्पेंशन है ये भी कैसा होता है मेरे भाई, हेट्रोजीनियस। ये चीज क्लियर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी कैसा होता है मेरे भाई, हेट्रोजीनियस। अब देखिए सर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर पार्टिकल के साइज का है। इनमें अंतर किसका, पार्टिकल के साइज का। इसमें पार्टिकल का साइज जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इनमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इनमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और सस्पेंशन में पार्टिकल का जो साइज है वो 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। क्लियर। तो इन सभी में अंतर क्या है, इन सभी में अंतर है पार्टिकल के साइज का। इसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम, इसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच, और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज जो साइज है वो 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। सर एग्जांपल दे दो, इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई शुगर प्लस वाटर, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका, एक तो मिल्क होता है, ठीक, बटर होता है, ये सारे के सारे क्या भाई आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के एग्जांपल हो जाएंगे सेंड प्लस वाटर, ठीक है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो भी कैसा होता है भाई आपका सस्पेंशन ही होता है। या फिर आप सोइल प्लस वाटर लिख लो,
ये चीज क्लियर। अब देखो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा और कौन सा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है और ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। मतलब ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे। ये चीज क्लियर। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है आपका एनिमल मेम्ब्रेन और एक होता है फिल्टर पेपर, ठीक है। इन दोनों में पोर्स होते हैं, इन दोनों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। तो होता क्या कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ये फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो जाता है। मतलब इसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल बोल रहा हूं मतलब सॉलिड बोल रहा हूं, ठीक है, जो डिसॉल्व है, इसमें जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन है, जो पशु झिल्ली है, उससे पास नहीं होते। और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये ध्यान सुनना, इसलिए ये फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक। अब ध्यान सुनना, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके नहीं बैठते, डू नॉट सेटल। भाई शुगर को आप किसमें मिला दो, वाटर में, तो नीचे जाके नहीं बैठेगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल ये भी नीचे जाके नहीं बैठते, इसमें भी पार्टिकल जो है नोट से लाएगा, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। जैसे सेंड और वाटर जब आप मिक्स करोगे तो जो सेंड के पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। सारी चीजें क्लियर है क्या? चलो एक और बार देख लो। देखिए अलॉय हो चुका है, ठीक है। सस्पेंशन में आपको सारी चीजें बता दी। सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टी जो आपको पता नहीं चाहिए मैंने डिस्कस कर चुका है। सस्पेंशन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, और अगर टिंडल इफेक्ट शो करेंगे तो जो लाइट पाथ है वो विजिबल हो जाएगा भाई। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, जिससे आप किसको अगर चौक पाउडर है उसको किसमें डिसोल्व करोगे भाई, उसको अगर आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सस्पेंशन का। जो चौक पाउडर नीचे जाके बैठ जाएगा। ये चीज क्लियर। चलिए तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो टिंडल इफेक्ट होगा, और कोलाइडल है टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोलाइडल और सस्पेंशन है तो टिंडल इफेक्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो बोलो हाँ थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। पार्टिकल बोल रहा हूं, मतलब मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। एग्जांपल आप देख सकते हो, कई सारे एग्जांपल है, जैसे सोप सॉल्यूशन हुआ, स्टार्च सॉल्यूशन हुआ, मिल्क हुआ, इंक हुआ, ब्लड हुआ एंड जेली, ठीक। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोलाइड के बारे में भी या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। जो कोलाइड आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अभी बता, इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड मतलब ये ध्यान रखना कि इसमें भी पार्टिकल को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट मतलब ये हो गया कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, और ऐसा क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ये सब आपको बता दिया मैंने, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। चलिए भाई यहाँ जो है, ठीक है, इसके बाद की जो कहानी है अपन कल देखेंगे। तो कल के लेक्चर में हम इसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी थ्योरी रहेगी वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर 60 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक के, तो पहले आप सारी चीजें सुन लेना, अच्छे से ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी कई सारी चीजें और बाकी हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो लास्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हमें लगेगा करीब आधा घंटा। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, और इस साल भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इसके आगे की जो भी कहानी रहेगी वो हम कल देखेंगे। कल हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर खत्म करेंगे, और ये जो टेबल है जो कि आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की टेबल है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीडीएस में क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, और देन हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसकी आगे कहानी हम देखेंगे कल, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद।